अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है, उसे इस इलाके से जाना है। दूसरे ये कि इजराइल कैंसर है जिसका उखाड़ फेंकना जरूरी है। क्या आपको इस एमओयू को आप क्या ऐसे देख रहे हैं कि उन्हीं दोनों मकासद खास तौर पर उनको हासिल करने की ये बुनियाद तैयार की है ईरान ने और ऐसी हालत में पहुंचा दिया है? लेकिन ईरान में पहली बार मिलिट्री डिफीट हासिल हुई है और इस वजह से मिडिल ईस्ट में जो यूएस की पोजीशन है वो काफी कमजोर हो चुकी है और इसको हम और ज्यादा कमजोर होती हुई आइंदा में देखेंगे। अरब मुल्कों में जो अमेरिकन यूनिवर्सिटियां बनाई जाती हैं वो गुलामों की तैयारी के लिए बनाई जाती हैं। उनके बारे में चाइना में कुछ साल पहले एक रूल पास हुआ है कि ये लोग जिसके बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में या अमेरिका में काम करते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, उनको कोई बड़ी पोजीशन इख्तियार करने का हक नहीं है। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड की लगातार ये कोशिश है कि आपको खबरों की सोर्स तक पहुंचाया जाए, जहां से खबरें आ रही हैं वहां तक आपकी पहुंच हो, ताकि हालात को सही तरीके से जाना और समझा जा सके। जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया मुसलसल, मैंने आपके सामने कई वीडियो ऐसी पेश की हैं जिसमें झूठी खबरें चलाई गई वेस्टर्न मीडिया के जरिए और हमारे भारत के गोदी मीडिया के जरिए भी। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि खबर को सोर्स से लाया जाए। आज एक बार फिर ईरान के मुकद्दस शहर कुम से एक नए मेहमान से आपकी मैं मुलाकात करा रहा हूँ। शब्बीर मेहंदी साहब हैं जो कुम ईरान में हैं तकरीबन 14 साल से। इस वक्त वो अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं और उसके साथ साथ पढ़ा भी रहे हैं, जिसमें अरबिक ग्रामर, फिक्र, जिसे जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है, मंतिक, लॉजिक। ये आमतौर पर शायद लोगों को मदरसों के बारे में जो इमेज है, कम से कम भारत तो पाकिस्तान के, वहाँ लॉजिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस्लामिक हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती और लॉजिक तो बहुत ही एडवांस किस्म की चीज़ है। साइकोलॉजी, इस किस्म के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ईरान के इन यूनिवर्सिटीज से तैयार होने वाले लोग आज पूरी दुनिया को जिस तरह से मजबूती से टक्कर दे रहे हैं, महसूस होता है कि वहाँ की इल्मी सलाहियतें कितनी आला तरीन हैं। जो एक ज़माने में वेस्टर्न मीडिया में कहा जाता था ये अमामे वाले लोग, ये मौलवी लोग कहाँ सरकार चला सकते हैं, अब हमारे मीडिया का हाल ये है कि वो चाहते हैं कि कोई अमामे वाला मौलवी कोई मिल जाए जो हकीकतें बता सके। लोगों के जहन खुल रहे हैं। आज हम शब्बीर मेहंदी साहब से हम समझने की कोशिश करेंगे कुम से आखिर ये 14 पॉइंट का प्रोग्राम जो एमओयू में तय हो रहा है, जिसको अभी आने वाले जुमे को, फ्राइडे को दस्तखत किया जाना है, वो क्या कुछ है और आखिर ट्रंप को और नेतन्याहू को एक तरह से आमने सामने खड़ा कर दिया ईरान ने। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान की कामयाबी का साफ इशारा यह है कि अब नेतन्याहू ट्रंप से नाराज नजर आ रहे हैं। शब्बीर मेहंदी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं इस वक्त के हालात, खासतौर पर अभी एमओयू साइन होने की तैयारी है, सुना यह है कि ईरान में कुछ लोगों का कहना यह है कि शायद जल्दबाजी कर ली ईरान सरकार ने और अभी और भी बहुत कुछ लिया जा सकता था। 14 पॉइंट के प्रोग्राम में मुझे ऐसा लगता है कोई 2-3 पॉइंट भी ऐसे नहीं हैं जो अमेरिका की तरफ से पेश किए गए हों और इसमें शामिल किए गए हों। कैसे देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे दावत दी है और सलाम और आदाब पेश करता हूं कि मुखातबीन के खिदमत में। उम्मीद करता हूं कि एक अच्छी गुफ्तगू और मुफीद गुफ्तगू हमारे दरमियान वाक़ हो। सबसे पहले एक मुकदमे के तौर पर शुरू करना चाहूँगा, वो ये है कि कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहे थे रॉबर्ट केगन का, जो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, जो एक मारूफ यूनिवर्सिटी है यूएस की, और वो खुद एक नियो कंजर्वेटिव हैं। नियो कंजर्वेटिव की आइडियोलॉजी ये होती है कि वो कहते हैं कि अमेरिका को अपनी मिलिट्री सुप्रीमेसी की जरिए से पूरी दुनिया पर हेजेमनी बरकरार करना जरूरी है। इराक के हमले पर, इराक के हमले को लेकर वो मुत्तफिक थे, अफगानिस्तान के हमले को लेकर वो मुत्तफिक थे, उसी तरह से ईरान के भी हमले को उन्होंने सपोर्ट किया।
लेकिन थोड़े दिन पहले वो एक आर्टिकल लिखते हैं जिसका उन्वान है द अटलांटिक में, जिसका उन्वान है चेकमेट इन ईरान। ये कहते हैं कि ईरान में यूएस का चेकमेट हो गया और यूएस को स्ट्रेटेजिक कंप्लीट डिफीट हासिल हुई है ईरान के अंदर। ये खुद उनका कहना है जो ईरान को अपना दोस्त नहीं मानते और अमेरिका के जो है समर्थक हैं। एक ये तो इसी मुकदमे के साथ एक मुख्तसर जो है जवाब के तौर पर की तरफ जाते हैं। वो ये है कि 19 जून 2026 को स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के दरमियान इस जारी जंग को खत्म करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत होने वाले जंग बंदी का ऐलान हो चुका है और वो नाफिज भी है। तो अभी कई अहम इख्तलाफात का शिकार है, जिसकी वजह से इस पर अमल होगा या नहीं कोई इत्मीनान हासिल नहीं हो सकता। इसको समझते हैं कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। बाज इसको नेगोशिएशंस कह रहे हैं, बाज इसको पीस डील कह रहे हैं, बाज इसको हत्ता ये भी कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान दोस्ती हो गई है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में ईरान ने बाज प्री कंडीशंस पेश किए हैं। ईरान को यह लगता है कि हमारे पास लेवराज हासिल है, हमारे पास जियोपॉलिटिक और मिलिट्री डोमिनेंस हासिल है, एस्केलेशन लैडर में हम कामयाब हुए हैं, तो आपको हमारे कंडीशंस मानने पड़ेंगे। उसमें से कुछ इन्होंने पेश किए हैं जो यहाँ की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है और जो बाज मोतबर सोर्सेस है वहां से हमने निकाले हैं। बाकी जो भी है अनऑफिशियल है। ऑफिशियल टेक्स्ट शायद 19 जून के बाद शाया होगी। उसमें से बात चीजें वो ये है कि तमाम फ्रंट्स पर अमेरिका को जंग रोकना पड़ेगा, जिसमें लुबनान भी शामिल है। ये लुबनान पर क्यों ताकीद है इसके बारे में बाद में चर्चा कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि अमेरिकन ब्लॉकेट को फौरन हटना पड़ेगा और अमेरिका ने जो ईरान के एसेट्स को जो जब्त किया हुआ इतने सालों से फ्रीज किया हुआ है उसको रिलीज करना पड़ेगा। उसका आधा हिस्सा 24 बिलियन डॉलर्स में से 12 बिलियन डॉलर्स उनको रिलीज करने होंगे। डील होने के बाद डील यानी वही एमओयू पर दस्तखत होने के बाद ईरान को तेल और गैस बेचने के लिए सैंक्शन रिलीफ मिलेगी 30 दिन या 60 दिन की, जब तक नेगोशिएशंस चलेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस दौरान खुला रहेगा, लेकिन ईरान के तरतीबात और ईरान के मैनेजमेंट के अंडर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो वेस्टर्न मीडिया को नहीं बता रहे, लेकिन कल ही हम न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे जहां इस बात का तस्करा हुआ है कि यह बात सही है कि इस दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के मैनेजमेंट में होगा। उसके बाद भी जो है और एक ड्राफ्ट को पेश किया गया है जहां पर $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन के लिए जंग के खसारे के तौर पर अमेरिका को ईरान को देना पड़ेगा। अब यहां पर मुख्तलिफ रिएक्शंस आए हैं, यूएन की तरफ से इस्तकबाल हुआ है इसका, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो चैलेंजेस जो इख्तलाफात हैं वो यहां पर चंद अहम मौजूआत हैं। वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिकन मीडिया यानी खुद माफ कीजिए अमेरिकन सियासत मदार अज जुमला ट्रंप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिल्कुल भी फीस चार्ज नहीं होगी और ये आजाद है और ईरान के कंट्रोल में भी नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि ये हमारे कंट्रोल में होगा और हमारे मैनेजमेंट के तहत। इसराइल का ये कहना है कि हमें इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से खारिज किया जाए, हम आजादी अमल का हक रखते हैं, हम लुबनान के साथ अपने हिसाब से डील करेंगे। लेकिन ईरान का ये कहना है, खुद शहबाज शरीफ ने 10 अप्रैल से ये कहा है कि इस डील में और इस सीज फायर में लुबनान भी शामिल है और इसराइल पर भी लगाव अमेरिका को लगाना पड़ेगा। यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर भी इख्तलाफ है। वो ये है कि अमेरिका का ये कहना है कि ये या यूएस को दिया जाएगा 60% एनरिच्ड यूरेनियम। ईरान ये कह रहा है कि नहीं, हम इसको हमारे मुल्क के अंदर ही जो है डिसॉल्व करेंगे और इसको डी एनरिच करेंगे। अब सैंक्शंस जो हटाने की बात हो रही है, अमेरिका ने वादा तो दिया है कि सैंक्शंस हटाएंगे, लेकिन उसका कोई टाइमलाइन, कोई रोड मैप जो है पेश नहीं किया है। ईरान कह रहा है कि नेगोशिएशंस अगर होंगे तो ये खूब। अब ये शर्तों के बाद नेगोशिएशंस शुरू होंगे। अगर ये शर्त पूरे नहीं होते तो नेगोशिएशंस की भी कोई खबर नहीं है। लेकिन यहां पर बाज मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं। एक खुद ट्रंप है। ट्रंप एक झूठा इंसान है।
हम हिंदुस्तानियों को बेहतर पता है इसकी झूठ बोलने की जो आदत है वो कितनी ज्यादा है, तो इसका कोई भरोसा नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमें नहीं पता कि अमेरिका को कौन चला रहा है, व्हाइट हाउस चला रहा है, या एपैक चला रहा है, या जियोनिस्ट लॉबी चला रही है, या ये एप्स्टीन गैंग चला रहे हैं। हमें नहीं पता अमेरिका किसके हाथ में है, और ये चीज इन 3 महीनों में हमें बखूबी समझ आ चुकी है। दूसरा इसराइल है। इसराइल का जब तक ये ग्रेटर इसराइल का एजेंडा होगा, ये डील्स और ये अग्रीमेंट्स और ये ट्रीटीज जो है इस मंतके में पीस नहीं लेकर आ सकते, और इसका असर पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर पर और ट्रेड सेक्टर पर रहेगा। इसराइल को ग्रेटर इसराइल चाहिए, तन्हा मुल्क है जिसने अपने बॉर्डर्स को डिफाइन नहीं किया है अभी तक। जब तक ये रहेगा फलस्तीन की आजादी की बात नहीं हो सकती, और जब तक फलस्तीन आजाद नहीं होता रेसिस्टेंस और मुजाहिमत जारी रहेगी, और पीस की कोई उम्मीद नहीं देखी जा सकती। ये बहुत ही अहम नतीजा आपने बताया कि अगर अगर इजराइल रहेगा, देखिए जब तक इजराइल रहेगा तब तक ग्रेटर इजराइल का ख्वाब भी बाकी रहेगा। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ज़ायनिस्ट नजरिया वही है और उसको अमेरिका बाकायदा सपोर्ट करता रहा है। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है, जो अभी शायद वो टेम्परेरी हो, शायद 2-4 दिन की हो, शायद हफ्तों की हो, या लंबी चले। इजराइल ट्रंप की इस MOU से नाराज है, वहां से कई बयान आ चुके, हालांकि दबे अल्फाज में नेतन्याहू ने भी कह दिया कि वो लेबनान में वो अपने तरीके से चलेंगे। लेकिन जितनी चीजें मनवा ली ईरान ने, $300 बिलियन, देखिए टर्मिनोलॉजी का खेल बहुत हो रहा है। वेस्टर्न मीडिया कह रहा है $300 बिलियन, $300 अरब ईरान को मदद दी जाएगी। ईरान कह रहा है कि ये कंपेंसेशन है। हॉर्मुज के बारे में ईरान कह रहा है कि ये फैसिलिटेशन फीस है, वो उसे टोल कह रहे हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी का खेल भी बहुत दिलचस्प चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो MOU साइन होने की तैयारी है उसमें ईरान की बातें ज्यादा मानी गई हैं, ये तय है। अब ये बताइए कि जो नजरिया इस्लामी इनकलाब के शुरू में दिया था आयतुल्लाह खुमैनी ने, इमाम खुमैनी ने, जिसमें 2 बातें और बहुत सी बातों के अलावा, एक तो ये कि अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है, उसे इस इलाके से जाना है। दूसरे ये कि इजराइल कैंसर है जिसका उखाड़ फेंकना जरूरी है। क्या आपको इस MOU को आप क्या ऐसे देख रहे हैं कि उन्हीं दोनों मकासद, खास तौर पर उनको हासिल करने की ये बुनियाद तैयार की है ईरान ने और ऐसी हालत में पहुंचा दिया है? क्या क्या लगता है आपको? जी, बिल्कुल। इमाम खुमैनी की बात आज जो है दूसरे दानिशमंदान भी इसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। आप देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम रॉबर्ट पेपे है, एक यहूदी भी हैं और काफी बड़े दानिशमंद हैं। उन्होंने एक पीस लिखा द अटलांटिक में, वहां पर ये कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक कैटास्ट्रोफिक स्ट्रैटेजिक डिफीट, और इसको वियतनाम की डिफीट से भी ज्यादा बदतर मानते हैं। ये कहते हैं कि अमेरिका को पॉलिटिकल डिफीट्स हासिल हुई हैं गुज़श्ता में भी। वियतनाम में जो है हम हमारे मकासद तक नहीं पहुंच सके, अफगानिस्तान में भी बिल्कुल ऐसे, इराक में भी बिल्कुल ऐसे, लेकिन ईरान में पहली बार मिलिट्री डिफीट हासिल हुई है। और इस वजह से मिडिल ईस्ट में जो यूएस की पोजीशन है वो काफी कमजोर हो चुकी है, और इसको हम और ज्यादा कमजोर होती हुई आइंदा में देखेंगे। दूसरे भी दानिशमंदान है जिसका नाम, अब देखें खुद इमाम खुमैनी ने जो इनकलाब के इब्तिदा में ये बात कही, आज यही हजरात इमाम खुमैनी की बात को की तर्जुमानी कर रहे हैं दर हकीकत। तो यही है, हमें ये लगता है ईरान की स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल यही है कि ईरान पहले से ये चाहता है कि अमेरिका इस मंतके से बाहर निकल जाए, जिसके नतीजे में इसराइल कमजोर पड़ जाए, और जब इसराइल कमजोर पड़े तब जाकर हम फलस्तीन की आजादी की बात कर सकते हैं। फिलहाल ईरान का इस मंतके को लेकर जो असली हदफ है वो फलस्तीन की आजादी है। हमें इस नैरेटिव के तहत तमाम जो हवादिस और वाकयात पेश आते हैं इस मंतके में, इस नैरेटिव के तहत उसको तहलील करना चाहिए। ना ये शिया सुन्नी मसला है, ना ये जो है किसी पावर ग्रैबिंग या किसी पावर के झगड़ा है, बल्कि ये मसला फलस्तीन की आजादी का मसला है।
और ईरान ने शुरुआत से ही इनकलाब 1979 से ही इस बात को वाजे करके बताया है। तो लिहाजा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये नतीजे पर पहुंचे या ना पहुंचे, ग्राउंड रियलिटी हमें यह बताती है काजमी साहब, वो ये है कि ग्राउंड रियलिटी का ये कहना है कि ईरान अब एक कदम बल्कि चंद कदम आगे बढ़ चुका है कि अमेरिकन हेजेमनी को इस मंतके में खत्म कर रहा है, और हमें यह लगता है कि तकरीबन खत्म हो चुकी है और आने वाले अय्याम में हम इसको और ज्यादा आश्कार तौर पर देखेंगे। और अमेरिका और इसराइल के दरमियान राबतों का खराब होना हमें लगता है कि शुरू हो चुका है, जिसके नतीजे में इसराइल को हम और ज्यादा आइसोलेट होते हुए देखेंगे। और जब आइसोलेट होंगे तो आहिस्ते आहिस्ते, अब यहां पर सवाल यह होना चाहिए कि ये जो खाड़ी के अरब ममालिक हैं जो अपने आप को मुसलमान मुल्क भी कहते हैं, हम इनकी आवाम को मुसलमान मानते हैं और उनका एहतराम भी करते हैं, लेकिन ये जो सलातीन है अब इनको फैसला लेना है। इनको फैसला लेना है कि आकर एक मंतके के सतह पर क्या हम एक इस्लामिक फ्रंट बना सकते हैं जिसमें फलस्तीन की एक जायगा हो और इसराइल की कोई जायगा ना हो, या फिर भी वही कामों को दोहराते रहें और वही हिमाकतों को दोहराते रहें जो अब तक दोहरा रहे हैं। अगर ये फैसला लेते हैं कि हम मुजाहिमती जो ग्रोह है उसके साथ आकर जुड़ जाते हैं तो उनके भी फायदे में है, अगर नहीं तो मुश्किल ज्यादा मुमकिन है कि पायदार हो, लेकिन आखिरकार उनको जो है बहुत ही ज्यादा नुकसान और खामियाजा का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हम तो रास्ता बिल्कुल साफ देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि ये जो रास्ता शुरू हुआ है फरवरी 28 से, वो फिलिस्तीन की आजादी तक जाकर रहेगा। फिलिस्तीन की आजादी तक जाकर रहेगा। मैं दर्शकों को बीच में जरा रुक करके बता दूं कि एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है, जायगा, यानी वजूद, उसका मौजूदगी, ये इजराइल के लिए वहां कोई गुंजाइश ना हो और फिलिस्तीन के लिए वहां वजूद की गुंजाइश हो, ये बात कही है आपने। और अरब मुल्क, वो अरब हुकूमतें जो इजराइल और अमेरिका के साथ अब तक जुड़ी रही हैं, उनको आप एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में शामिल होने की बात कर रहे हैं। क्या ये कितना कितना रियल है? ये देखिए, अभी अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि जितनी ये जंग हो रही हैं, इसमें इजराइल के तमाम हथियार बनाने की इंडस्ट्री को अरब पैसे से चलाया जा रहा है, जिसके जरिए कत्लेआम हुआ गाजा में, लेबनान के खिलाफ जंग जारी रही, ईरान के खिलाफ जंग में इन्हीं अरब मुल्कों के हुकूमतों के पैसे से इजराइल जंग लड़ रहा है। ऐसी हालत में ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में शामिल हो जाएं, क्या ये कुछ ज्यादा आप उम्मीद कर रहे हैं या वो इम्कान आप देख रहे हैं? हम एक्चुअली ये बताना चाह रहे थे कि उनके पास तन्हा ऑप्शन यही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आकर जुड़ जाए और कल से आप झगड़ा शुरू कर दें, नहीं, आप कम से कम यूएस को और इसराइल को सपोर्ट करना छोड़िए, आप उनके साथ रवाबित को कमजोर कीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम आपसे ये उम्मीद नहीं रखते कि आप आ जाएं अंसारुल्लाह के साथ और हिजबुल्लाह के साथ और इराक के साथ और ईरान के साथ आकर जुड़ जाएं इस लड़ाई में। इतनी ज्यादा उम्मीद भी आपसे नहीं है और ना ही आपके तवान में ये चीज हम देखते हैं, लेकिन कम से कम एक काम जो कर सकते हैं वो ये है कि आप इसराइल के साथ अपने रवाबित को कमजोर करें। मुझे याद आता है 1982 में इसराइल का एक स्ट्रेटेजिस्ट था जिसका नाम एडोड येनोन, EDODYINON, येनोन। एक येनोन के नाम से एक आर्टिकल लिखते हैं वो, जहां पर ये बताते हैं कि ये जो उस जमाने में वो काफी कॉन्फिडेंट थे कि हम जीत जाएंगे, हम ग्रेटर इसराइल बना देंगे, तो अपने एरोगेंस के औज में आकर उन्होंने ये आर्टिकल लिखा कि जो है ये बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह है, ये जो इस्लामिक जो रीजन है, जो मंतका है, ताश के पत्तों की तरह है, एक हवा के झोंके से ये गिर जाएंगे। इनको हम मुख्तलिफ फिरकों के जरिए से बांट सकते हैं, हम कुर्दियों को तुर्क से लड़ा सकते हैं, हम फारस को अरब से लड़ा सकते हैं, और खुद अरबों के दरमियान भी हम झगड़े ईजाद कर सकते हैं कौम परस्ती के असास पर, वतन परस्ती के असास पर। ठीक है, हमने ये देखा कि इसराइल ने कभी ये ऐलान नहीं किया है कि ये हमारी ऑफिशियल स्ट्रैटेजी है,
लेकिन हमने ये देखा है कि अमल में जो है पॉइंट ब पॉइंट इसको इजरा किया गया है। ये खास आकर सूरिया के बारे में कहता है कि हमें सूरिया में क्या करना है। हमें 2011 के बाद सूरिया में जो हुआ, ये हम देखते हैं कि ये येनोन प्लान की अक्कासी है, और 2024 में जो सूरिया में हुआ ये बिल्कुल येनोन प्लान की अक्कासी है। उम्मत मुस्लिमा को एक चीज जो समझना जरूरी है, एक प्लेयर है इस मंतके में जिसको हम कहते हैं इसराइल, एक प्लेयर है इस मंतके में जिसको हम कहते हैं यूएस। इन्होंने इस मंतके को झगड़े में और नामनी में रखने के लिए काफी ज्यादा कोशिशें और काविशें की हैं, जिसका हम नतीजा ये देख रहे हैं। ये जो बात हम चैनल्स में देखते हैं कि इसको आकर एक सुन्नी शिया मसला बताते हैं, ये बहुत ही ज्यादा जो है बेबसीरती और जो है बिल्कुल भी जो है एक सतही निगाह है। आप जो है ऑपरेशन टिम्बर सिकमोर 2011 सीआईए का जो ऑपरेशन था सूरिया के लिए, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है, येनोन प्लान के बारे में पढ़ना जरूरी है। और जो बजट जो 2005 और 6 में जो बजट रिलीज किए गए अमेरिका में सूरिया के रेबल्स को सपोर्ट करने के लिए, इसके लिए पढ़ना जरूरी है। तो तन्हा रास्ता आलम इस्लाम के पास यह है कि वो मुत्तहिद हो जाएं, और इस रेसिस्टेंस फ्रंट जो ये नहीं कहता कि हम शिया हैं, बल्कि इस्लाम की बात करता है, फलस्तीन की आजादी की बात करता है, उम्मत मुस्लिमा की बात करता है, सिवाय इसके कि इससे आकर जुड़े और कोई चारा हमारे पास नहीं है। यही हमारे बका का जामिन भी है और यही हमारे कुदरत का भी जामिन है, और यही तन्हा रास्ता है हमारे पास। यानी सिर्फ इत्तेहाद ही हल है, मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद सबसे जरूरी है। और इमाम खुमैनी ने बाकायदा इस बात को कहा था, मुझे याद आया साथ साथ कि जो भी शिया सुन्नी इख्तलाफ की बात करता है, ना वो सुन्नी है ना शिया है, बल्कि वो इस्तेमारी ताकतों का, दुश्मनों का एजेंट है। और मुझे एक और वाक़या याद आया, ज़ियादल नुखाला जो इस्लामिक रेजिस्टेंस के बड़े लीडर हैं, हमास उनके जिहाद इस्लामी के, उन्होंने आयतुल्लाह खामेनेई से मुलाकात के दौरान कहा था कि गाजा मौजूदा दौर की करबला है और इमाम हुसैन की शहादत और करबला जो है वो तमाम मुसलमानों में इत्तेहाद का मरकज बन सकती है। तो यही मैं समझता हूं कि इसी स्पिरिट से आगे बढ़ने की जरूरत है। और अभी खबर में देख रहा था कि सऊदी अरब में MBS के कैबिनेट ने जो है वो ईरान अमेरिका डील को वेलकम किया है, खैर मकदम किया है। शायद उस तरफ भी कोई ऐसी बात आए। तो अभी जब इत्तेहाद की इतनी जरूरत है, अभी पिछले दिनों एक ये भी बहस आती रही कि तुर्की नेक्स्ट टारगेट हो सकता है ईरान के बाद, और तुर्की और ईरान के बीच में बातचीत भी हुई। लेकिन तुर्की साथ साथ वो मुल्क है जो इस पूरी जंग के दौरान इजराइल को सामान भी पहुंचाता रहा, हथियार तक भी पहुंचते रहे। क्या ईरान इस किस्म के जो दोगले किस्म के नजरिए रखने वाले हैं उनको, क्या जिनको बाकायदा वेस्टर्न मीडिया मुसलमानों का खलीफा बना करके पेश करती रही है, तो और वो जो एक टेलीविजन का सीरियल वो क्या था, अर्तगल गाजी, वो दिखा करके नौजवानों को एक तरह से नशा देने की कोशिश की गई। क्या लगता है ईरान तुर्की को भी अपने वाले रास्ते पर ला सकेगा? क्या लगता है आपको? जी देखिए, ईरान ने रास्ता फराहम किया है और दिखा दिया है खासकर मुसलमान ममालिक को कि देखिए यही मुजाहिमती और रेसिस्टेंस का रास्ता नतीजा देगा और हमारे फेवर में है। हम इसको एक मौजूजे के तौर पर देखते हैं कि मसलन कैसे एक मुल्क जिसका बजट $10 बिलियन है, उस मुल्क के साथ जो न्यूक्लियर पावर भी है और जिसका बजट $1000 बिलियन भी है, कैसे लड़ सकता है अकेला और कामयाब भी हो सकता है। ये हमारे लिए आश्कार और रोशन हो चुका है। कुरान अगर खुदा की मदद आ जाए, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, एक छोटी गिरोह भी बड़ी गिरोह को हरा सकती है। मुसलमानों ने ये मौजूजे को अपने आंखों के सामने होता हुआ देख लिया है। अब हमें पलटने की जरूरत नहीं है तालूत और जालूत के जमाने में, अब हमें पलटने की जरूरत नहीं है मूसा और फिरौन के जमाने में। आज हम अपनी आंखों के सामने ये मौजूजा देख रहे हैं। एक ही है।
देखिए, ये जो मुसलमान ममालिक हैं सबका एक अलहदा केस है। सऊदी अरब का एक अलग केस है, इमारात का एक अलग केस है, कतर एक अलग केस है। सबको अलग से डिस्कस करने की जरूरत है। टर्की की जहां तक की बात है, टर्की की एक तारीख है किस तरह से 1925 में खिलाफत का खात्मा हुआ और उसके बाद वहां पर एक लिबरल और एक सेकुलर सिस्टम वजूद में आया है। और यहाँ पर जो है उर्दगान भी मुस्लिम ब्रदरहुड का उनसे ताल्लुक और जिस तरह से उन्होंने जाविया इख्तियार किया उसके बाद जो अलग होना शुरू हो गए, वो सब एक तारीख है। सही बात आपने कही कि अजरबैजान से इसराइल को जो तेल जाता है उसकी पाइपलाइन टर्की से होती हुई गुजरती है। अगर आप उतने ज्यादा हामी थे, क्यों नहीं आपने जाकर उस पाइपलाइन को रोका? एक सवाल ये है। ये ममालिक को पता है अच्छी तरीके से, इसलिए वो चाहते भी हैं बाज ममालिक के ईरान नाबूद ना हो, सरनगून ना हो। इन्हें पता है कि इनके और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो एक मजबूत दीवार है वो ईरान है। क्योंकि पेंटागन के जो ऑफिशियल थे उन्होंने भी ये कहा है, उनका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा है, खुद इस यनोन रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि हमें इनको टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर देना चाहिए। हमें तुर्की को जो है कुर्दी और तुर्की रीजन में तकसीम कर देना चाहिए। हमें सूरिया को जो है 3 हिस्सों में तकसीम कर देना चाहिए। हमें इराक को जो है 3 हिस्सों में शिया, सुन्नी और कुर्दी हिस्सों में तकसीम कर देना चाहिए। हमें ईरान को 7 मुल्कों में तकसीम कर देना चाहिए। इनको पता है और जानते भी हैं कि ईरान अगर खुदा ना खास्ता जो है मुश्किल कुछ पेश आती है ईरान में, तो इसके बाद फौरन ये टर्की के, सऊदी अरब के, मिस्र के पीछे आएंगे। क्योंकि ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक ऐसा मुल्क जिसकी इतनी ज्यादा जमीयत हो और मिलिट्री हवाले से मजबूत हो, इक्तिसादी हवाले से मजबूत हो, ये हमारे सामने खड़े भी। इसलिए आप देखें, नफ्ताली बेनेट ने फौरन कहा कि हम ईरान के बाद तुर्की के पास जाएंगे। तो इनको समझना बहुत जरूरी है। मुझे पता नहीं क्यों ये जो है ऐसी सादालोही और हिमाकत का शिकार हो जाते हैं कि अभी भी जो है फैसला ले रहे हैं। लेकिन हमें बाज मुल्कों से उम्मीद है। हमें कतर से एक उम्मीद है, हमें मिस्र की अवाम से उम्मीद है, हमें टर्की से भी उम्मीद है, और ईरान ने दरवाजा खुला रखा है और इनके साथ मुसलसल बातचीत के हाथ में है कि आप समझिए। जैसे कि देखें, अब रहबर ने एक पैगाम दिया था इन अरब ममालिक और मुसलमान ममालिक के नाम, और कहा था कि तुमने देख लिया जो मौजूदा पेश आया है, आपके पास अभी भी टाइम है, आप फैसला लीजिए, हम आपके फैसले के मुंतजिर हैं। तो उनके इख्तियार में फैसला ले और आकर जुड़, और यहाँ पर बरादरी के साथ एक उम्मत वाहिदा की शक्ल में जिंदगी करें और अमेरिका की गुलामी की जंजीरों को तोड़ें। ये बहुत जरूरी है। अब यहां पर हमें नहीं पता, क्योंकि ट्रंप ने देखें खुल्लम अर्दोगान के पास कमजोर नुक्ते मेरे पास हैं, उनकी कमजोरियां मेरे पास हैं और मैं जब चाहूं इसको इस्तेमाल करूं। ये कहा है एमबीएस के लिए खुल्लम खुल्ला जो है बेएहतरामी के जुमले इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि ये आकर जो है मसलन फला चीज करते हैं। तो ये जो जवाब देने की ताकत भी नहीं है, ये खुद बताता है कि कमजोरियां हैं जो फंसी हुई हैं, जिसके नतीजे में ये फैसला नहीं ले पा रहे। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मिल्लतें, अवाम आकर अपना किरदार अदा करेंगी, मिल्लतें किरदार अदा करेंगी। और आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई के जो पैगाम का आपने जिक्र किया, वो जाहिर है उसका मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ और शायद उसका मकसद भी नहीं था ईरान का। लेकिन हाँ, मैंने अपने कुछ दर्शकों को ये कुछ बताया कि पैगाम गए हैं और हो सकता है उसका कोई असर हो। ईरान एक तरह से अमेरिका और इजराइल से उस पूरे इलाके को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा है और उसे लीड कर रहा है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा और नजदीक आना चाहता हूं भारत से मुताल्लिक। एक बात जी आप बताइए। यह कि जब ईरान ने जब 14-15 बेसिस को नाबूद किया, हक ये था कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में इसका जश्न बनाया जाता कि हमें जंजीरों से आजाद करवा रहा है, जंजीरों से आजाद करवा। लेकिन ये चीजें नहीं हुई, क्योंकि अरब ममालिक को इसके अंदर बेइज्जती का एहसास हुआ कि खुद नहीं कर सके इन चीजों को, बल्कि सबब बने कि अमेरिका आकर हम पर डोमिनेट हो जाए। तो इसलिए फैले नहीं, वरना हमें जश्न मनाना चाहिए। माफ कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, अरब मुल्कों को वाकई जश्न मनाना चाहिए था। ये बहुत ही अजीब सूरत हाल है। यानी इजराइल ने हमला किया कतर पर,
जो हमास के लोगों के को निशाना बना करके, लेकिन एक भी एतराज उनकी जबान से नहीं निकला। एक तरफ दोस्ती, अमेरिका की दोस्ती और मीडिएटर का भी रोल, लेकिन कमाल का मुल्क है। ईरान ने हमला इसलिए किया कि वहां अमेरिकी अड्डे हैं, और इजराइल ने हमला इसलिए किया कि उनके मेहमानों को कत्ल किया गया, और इन्होंने कोई एक लफ्ज नहीं बोला। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा नजदीक आना चाहता हूं। भारत से मुतालिक क्या कुछ सोच बन रही है? हमारे मोदी जी ने जो कुछ किया, जंग से 2 दिन पहले इजराइल गए, अब तक भी वो ईरान के साथ आते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन अपने जहाज गुजारने की दरखास्तें जा रही हैं, और ईरान ने भी फराख दिली से भारत के जहाजों को गुजरने का मौका दिया है। क्या लगता है, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ होगा? ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि वो चाहता है कि एशियन ममालिक से अपने रवाबित को जितना हो सके उतना अच्छा बनाकर रखें, और इंडिया को अपना हकीकी दोस्त समझता है। और इंडिया के अवाम ने भी इन चंद दिनों में दिखा दिया कि ये जो राबता है ये हजारों सालों का राबता है, और एक सियासी ग्रुप के आने से और उनके बदरफ्तारी से जो है इस राब्ते को कोई ठेस नहीं पहुंच सकती। खुद हिंदुस्तानियों ने इस चीज को दिखाया। एक तो ये है, तो ईरान की तरफ से ये चीज कामिलन आश्कार और वाज़ेह है कि हम चाहते हैं कि इंडिया, चाइना और दूसरे जो एशियन ममालिक हैं उनके साथ राबतों को अच्छा करें। एक ये है, लेकिन यहां पर अफसोस की जो बात है, खासकर हम हिंदुस्तानियों के लिए, जो हमारे मुल्क का मौकिफ है। देखिए, हत्ता यूरोपियन ममालिक भी नेतन्याहू से मुलाकात करने से जो है शर्मसार है, नहीं मिलना चाहते। लेकिन आप जंग से एक दिन पहले जाते हैं और कहते हैं हमारा फादरलैंड है, जबकि इसराइल ना इक्तिसादी हवाले से इंडिया और इसराइल के दरमियान, और ना ही कोई कल्चरल हवाले से, और ना ही कोई सिक्योरिटी हवाले से कोई स्ट्रेटेजिक टाइज नहीं है। आप देखें, ट्रेड भी अगर देखें तो ईरान के साथ इसराइल के निस्बत इंडिया का ट्रेड ज्यादा है। पॉपुलेशन इंडिया का ईरान में ज्यादा रहता है, और ट्रेड रूट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ईरान और इंडिया के दरमियान ट्रेड रूट्स और ज्यादा अच्छे हैं। स्ट्रैटेजिक राबते अगर किसी के साथ बरकरार हो सकते हैं तो वो ईरान है। एक ये। दूसरा, चाबहार में भी आप देखें, मसलन ईरान इंडिया के लिए चैनल है जिसके जरिए से वो चाइना को बाईपास करते हुए सेंट्रल एशिया के मार्केट को जो है एक्सेस कर सकता है, और इसी के तहत वो चाबहार का प्लान भी जो है फॉर्म हुआ था। लेकिन ट्रंप के फिशार के खातिर, ये बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात है, ट्रंप के फिशार के खातिर जो है चाबहार को भी बंद करवा दिया, तेल भी नहीं खरीदते यहां से उसे वगैरह। तो एक चीज ये है। दूसरी बात यह है इसके लिए कि खुद इंडिया के इकोनॉमिस्ट का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, और हत्ता अमेरिकी इकोनॉमिस्ट जो मारूफ है जेफरी सैक्स के नाम से, उनका भी कहना यह है कि इंडिया के लिए बेहतरीन चीज यह है कि अमेरिका के साथ अपने आप अब फासला इख्तियार करे, और चाइना, रशिया और ईरान यानी ब्रिक्स के मजमुए के साथ आकर जुड़ जाए। ये इंडिया के इख्तिसाद के लिए, इंडिया के इन्फ्लुएंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं, ट्रंप ने थोड़े दिन पहले यह कहा था कि मैं चाहूं तो मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूं, यह कहा है। लेकिन मोदी जी ने पलटाकर कुछ नहीं कहा। ट्रंप ने इंडिया को हेल होल करके पुकारा, मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। रिसेंटली हमारे 3 इंडियन शिप के अटैक में मारे गए, मोदी जी ने मुबारकबादी दी ट्रंप को, थैंक यू कहा ट्रंप को। ये तमाम चीजें हैं। तो इंडिया जो कोई रोल नहीं प्ले कर पा रहा है, रशिया के पुतिन ने यह कहा है कि इंडिया आकर सालिसी कर सकता है इस जंग में, लेकिन हमारे रविशंकर ने यह कह दिया, जयशंकर जी ने यह कह दिया है कि जो है हम दलाल नहीं है पाकिस्तान की तरह। ठीक है, इंडिया का जो ये अफसोसनाक किरदार है, इतने बड़े मुल्क होने के बावजूद, एक बड़ी कुदरत होने के बावजूद, इतना पोटेंशियल रखने के बावजूद भी जो सही किरदार नहीं अदा कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है, और इंडिया के आइंदे के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, इक्तिसादी आइंदे के लिए। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस जंग के बाद से वो जो प्रोसेस था कि कुदरत, इक्तिसादी कुदरत और सियासी कुदरत वेस्ट से निकलकर तेजी के साथ बढ़ती हुई ईस्ट की तरफ आ रही है, मशरिक की तरफ आ रही है,
और इसमें जो इंडिया कोई रोल नहीं अदा कर पा रहा है, ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है और इंडिया को समझना चाहिए और अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना चाहिए एशिया को लेकर। जी, इंडिया को समझना चाहिए, अपनी अहमियत को भी समझना चाहिए। मैं तो बहुत बार यानी बहुत से मुल्कों में मैं जाता रहा और यूरोप वगैरह में भारत को बहुत ही अहमियत से देखा जाता रहा, लेकिन मुझे खुद अफसोस होता है कि हमारे जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भारत की अहमियत को खुद नहीं जानते। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जब हमारे लोग अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में, ब्रिटिश यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आएंगे और यहाँ आकर के ब्यूरोक्रेसी में आएंगे, तो वो जाहिर है गुलाम जहनियत उनकी बन चुकी होगी। और इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूं कि अरब मुल्कों में जो अमेरिकन यूनिवर्सिटियां बनाई जाती हैं, वो गुलामों की तैयारी के लिए बनाई जाती हैं ताकि नई नस्लें उसी गुलामी की तरफ जाएं। ये अफसोसनाक बात है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, चाइना में एक टर्म आया है जिसको कहते हैं नेकेड पॉलिटिशियंस। नेकेड पॉलिटिशियंस कहते हैं, यानी वो पॉलिटिशियंस जिनके रिश्तेदार, बच्चे या उनकी वाइफ अमेरिका में रहते हो, उनको कहते हैं नेकेड मिनिस्टर्स या नेकेड पॉलिटिशियंस। ठीक है, उनके बारे में चाइना में कुछ साल पहले एक रूल पास हुआ है कि ये लोग जिसके बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में या अमेरिका में काम करते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, उनको कोई बड़ी पोजीशन इख्तियार करने का हक नहीं है। इंडिया की कैबिनेट में अगर आप देखें, मोदी जी की कैबिनेट में तकरीबन तमाम मिनिस्टर्स के बच्चे जो है बाहर पढ़ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसके जरिए से वो लेवरेज हासिल कर सकता है? और अमेरिका, आप देखिए, इंडिया यूएस से जाकर ऑयल खरीद रहा है, महंगे दाम में यूएस से ऑयल खरीद रहा है इंडिया, जबकि रशिया का ऑयल सस्ते में भी मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम है। ईरान से तेल मिल सकता है सस्ते में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उतना ज्यादा नहीं होता। यूएस से खरीद रहा है और हमारी जनता जो है सफर कर रही है और खामियाजा भुगत रही है। तो ये चीजें भी हैं। ये वाकई आपने बहुत ही आंखें खोलने वाली बात बताई कि चीन ने ऐसा कानून पास किया हुआ है कि जिनके बच्चे अमेरिका में रहते हैं उन्हें हुकूमत में कोई अहम किरदार नहीं दिया जाएगा, ओहदा नहीं दिया जाएगा। भारत में अगर देखा जाए, मिनिस्टर्स के बच्चे, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे सब वहां जाते हैं और वो गुलामी सीख करके आते हैं। और तकरीबन अमेरिका का तरीका, मैं तो इस हद तक महसूस करता हूं वक्त हमारा खत्म हो रहा है जब किसी छोटे बच्चे को टी शर्ट पहने देखता हूं, आई लव यूएसए, आई लव न्यूयॉर्क, उसी वक्त से जहनी गुलामी की तैयारी कर दी जाती है। और हम शायद ये समझते हैं कि कोई चीज हमें बहुत अहम मिलने वाली है। वो भारत को आई लव इंडिया नहीं लिखते, आई लव यूएसए लिखते हैं। तो ये लोग जहनी तौर पर गुलाम तैयार होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे काफी अहम बातें हुई। और मैं अपने दर्शकों से, नाजरीन से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।